और हम सबसे पहले तो सबको हैप्पी बर्थडे टू हमारे होम्योपैथिक फादर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन सर। इसी के उसमें मैं हम लोग आज यहाँ प्रेजेंट हुए ताकि हम लोगों को होम्योपैथी के बारे में, उसकी ओरिजिन प्लस आज कहाँ किस फेज में हम लोग पहुंच रहे हैं और आगे हमको इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको एक प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर को मिक्स करते हुए लोगों को उसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि होम्योपैथी की जरूरत क्यों पड़ी? हम क्योंकि हमारे पास एलोपैथी थी, उससे पहले आयुर्वेदा था। वास्तव में 10 अप्रैल 1755 को जब क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल साहब का जन्म हुआ था, ये वो समय हुआ करता था जब क्रूअल तरीके से मेडिकल प्रैक्टिस की जाती थी। आपको मैं बताना चाहूँगा, यूरोप और बाकी कंट्रीज में लिंचिंग होती थी, यानी कि जोंक पकड़ाए जाते थे दर्द के लिए। यहाँ तक कि क्या कहते हैं, यदि आपके पैरों में दर्द होता था तो वेन्स को कट कर दिया जाता था। वो बहुत क्रूअल तरीका था। और आपके लिए बताना चाहूँगा, आप सरप्राइज होंगे कि एलोपैथी तो मॉडर्न मेडिसिन है सर, ये तो बहुत बाद में आई है। होम्योपैथी एलोपैथी से पहले एग्जिस्ट करती थी। और आप सरप्राइज होंगे जान के कि एलोपैथी वर्ड भी जो है डॉक्टर हैनीमैन साहब ने दिया है। सबसे पहले जो एलोपैथी वर्ड यूज़ किया था वो डॉक्टर हैनीमैन साहब ने यूज़ किया था। तो तब के ज़माने में जो क्रूअल प्रैक्टिस थी वो डॉक्टर हैनीमैन साहब को बहुत डीपली हर्ट किया इसने। उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि क्या मेडिकल प्रैक्टिस का कोई और तरीका हो सकता है जो जेंटल हो। और होम्योपैथी जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, चाहे जिसके बारे में डॉक्टर हैनीमैन सोचते थे, वो रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ की बात करते थे। तो रैपिडिटी तो थी ही, जेंटल का कहने का मतलब, इसीलिए होम्योपैथी में पिल्स लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको तकलीफ और दर्द न दिया जाए। मीठा आप खाइए, आपको खाने में भी अच्छा लगे और आपको बुरा भी फील ना हो और आप ठीक भी हो जाए। तो ये जेंटल वर्ड जो था उसको बहुत डीपली डॉक्टर हैनीमैन ने समझा और इसीलिए उन्होंने ये तरीका अडॉप्ट किया कि क्यों ना हम एक ऐसी मेडिकल आर्ट लोगों को दे, एक ऐसी मेडिकल साइंस लोगों को दे जिसमें रैपिडिटी भी हो, यानी कि बहुत जल्दी ठीक होती हो, जेंटल तरीका भी हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करती हो और परमानेंट हो। क्योंकि उस जमाने में जो प्रैक्टिस का तरीका था लोगों को सही करने, वो क्रूअल तरीका था। वो तरीका अडॉप्ट करने पे मरीज की डेथ भी हो जाती थी और मरीज नॉर्मली अडॉप्ट नहीं कर पाता था। और पूरे यूरोप में इसी तरह की प्रैक्टिस होती थी। तो दैट्स वाई डॉक्टर हैनीमैन साहब ने सोचा कि इसको, इस फॉर्मेट को चेंज करते हैं। और फिर वो तो एक केमिस्ट हुआ करते थे, उनका कभी मन नहीं था कि वो कभी डॉक्टर बने, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आए और दैट्स वाई मतलब उन्होंने एक नए विधा या फिर नए मेडिकल आर्ट और मेडिकल साइंस का एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसे अब आज हम और आप होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। कोविड अभी बहुत करीब से गुजरा है, हमारे सबके बहुत करीब से अभी भी है स्टिल, हम डर नहीं निकल पा रहा है। तो अभी कुछ सालों की बात करूं मैं, या लास्ट 10 ईयर्स की बात करूं, 20 ईयर्स की बात करूं, होम्योपैथी ने कितना बड़ा रोल अपना निभाया है, जानना चाहूँगा। आज के भी डेट में यदि ब्रॉडली आप देखना चाहेंगे तो आप बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने बोला इनिशियली, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। क्या किसी बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन है? चलिए हम अपने आसपास देखते हैं। क्या ब्लड प्रेशर परमानेंटली ठीक हो जाता है? नहीं। क्या शुगर की दवा देके हम दवा बंद कर दें, मरीज ठीक हो जाएगा? नहीं। क्या हाइपोथायराइडिज्म का मरीज ठीक हो सकता है? नहीं। क्या कैंसर ठीक हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर सही हो सकता है बिना सर्जरी? तो यदि आप ब्रॉडली देखना चाहेंगे तो एक्सीडेंटल और प्योर सर्जिकल केसेस के अलावा कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका परमानेंट सोल्यूशन हो। आज की डेट में जो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं वो वही सेम कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर हैनीमैन साहब ने दिया था, कि जब हम परमानेंट रिस्टोरेशन की बात करते हैं तो मरीज को हम एक ऐसे मेडिसिन सिस्टम पे डाल दें, चाहे ऐसी थेरेपी पे डालें जहां उसकी हेल्थ का परमानेंट रिस्टोरेशन हो जाए। नो डाउट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई केस प्योर सर्जिकल हो चुका है, आप उसमें होम्योपैथी मत यूज़ करिए, उससे बदनाम न करिए। एक्सीडेंटल केस है, किसी आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करें कि नहीं हम उसे दवा से ठीक कर दें, नेवर पॉसिबल। आप गलती से मत करिए ऐसा। तो ये आपको समझना होता है कि यदि आप सर्जिकल और एक्सीडेंटल केसेस को छोड़ दें तो केवल होम्योपैथी ही है जो आपको परमानेंट रिस्टोरेशन दे सकती है। एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा, मरीज के स्टेजेस होते हैं सर। सपोज दैट इनिशियल स्टेज में ही मरीज यदि अपनी दिक्कत को समझ लेता है और किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, उसकी रिकवरी जल्दी भी हो जाती है, परमानेंट भी हो जाती है। लेकिन यदि वो स्टेज सेकंड, थर्ड से होते हुए यदि फोर्थ तक पहुंच गया है तो नो डाउट उसकी रिकवरी में बहुत लंबा टाइम लगता है। 15 साल की प्रैक्टिस करते करते अब ये बात समझ में आने लगी है कि ये सवाल मैं अपने आप से पूछूं कि मरीज ठीक क्यों नहीं होता है या फिर उसमें टाइम क्यों लग रहा है। तो यही समझ में आता है कि क्या मरीज इंटरनली ठीक होना चाहता है
एक डॉक्टर उसे क्या कर सकता है कि वो एक डॉक्टर उसे अच्छी से अच्छी दवा दे सकता है, एक डॉक्टर उसको अच्छी से अच्छी एडवाइस दे सकता है कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक डॉक्टर उसको अच्छे से अच्छा डाइट प्लान बता सकता है कि भाई आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, ये वर्कआउट करना है। अब यदि मरीज इन सारी चीज़ों को न फॉलो करे तो एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं हो पाएगा। यदि हम किसी बीपी वाले मरीज को ट्रीट कर रहे हैं और हमने उससे बोला कि भाई साल्ट वाली डाइट मत लीजिएगा, कम लीजिएगा, डेली वर्कआउट करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, भाई केवल दवा जादू जैसा नहीं काम कर सकती है। तो मेडिसिन का भी एक अपनी लिमिट है। यदि आप स्ट्रिक्टली डॉक्टर की बातों को फॉलो करते हैं तो डैम श्योर आपको काफ़ी हद तक उससे रिलीफ मिलेगा और आप परमानेंटली रिकवर हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है, इट्स जस्ट अ इंटरेक्शन ऑफ 50-50। एक मरीज का जो रोल होता है वो भी 50% होता है, डॉक्टर का रोल भी 50% होता है। डॉक्टर अच्छी एडवाइस दे सकता है, अच्छी दवा दे सकता है, अच्छे प्लान को बता सकता है, उसको फॉलो न करना या न करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, नो डाउट आपको आराम मिलेगा और परमानेंटली आप ठीक हो जाएंगे। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि दे सकती है होम्योपैथी, क्योंकि कहा जाता है होम्योपैथी बड़ी लंबी है, बहुत धीरे काम करती है, ये बड़ा एक मिथ है जो सर ने भी कई बार मेरा ब्रेक किया है पर्सनली। तो इस पर आपसे चाहूँगा कि क्या सच में होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है? जो मिथ है इस पर मैं चाहूँगा बात थोड़ा बताएं। नहीं, मिथ ये पहले का बना हुआ है जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से ब्रेक किया है जी। और बहुत बड़े सर्जिकल केसेस जैसे फाइब्रोएडिनोमा जो होता है, गांठ बोलते हैं, स्तन की गांठ, रीनल कैल्कुलाई, इसमें हम लोग देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और प्लस उसके रिजल्ट देख भी रहे हैं। पहले कभी होता था कि धीरे धीरे करेगी, पहले उभारेगी फिर घटाएगी। अब सर तो क्वालिटी पे बेस्ड पेशेंट्स देते हैं, मैं तो क्वांटिटी देखती हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मुझे एक दिन में 100 पेशेंट देखने होते हैं और मैं देखती हूँ वहाँ पे आप बहुत टाइम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस लिमिटेड में भी अगर मैं वहाँ पे लोगों को दवा दे रही हूँ, गवर्नमेंट सरकारी दवाएं दे रही हूँ और इतना फास्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है तो होम्योपैथी तो कर रही है वो। और लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत जर्मन की मेडिसिन यूज करेंगे तभी फास्ट होता है, उससे भी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर की दवाएं हैं वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं और पहले हम लोग भी सुनते थे, अब जब हम प्रैक्टिकली हम लोग करके देख रहे हैं तो ये चीज़, ये मिथ जो है वो मिथ ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे अच्छे केस होते हैं, हाँ उनकी भी स्टेजिंग होती है। अगर एकदम रिसेंटली है 1 to 2 सेंटीमीटर का है, अभी उसमें ज़्यादा इधर उधर माइग्रेट नहीं किया है तो वो चीज़ जल्दी वो रिकवर हो जाती है। रीनल कैल्कुलाई की भी स्टेजिंग है, अगर वो 10 mm से ऊपर का है तो थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ठीक होगा। वही अब अगर 3, 4, 5 mm का है, यूरेटर में है, यूरेटरी कैल्कुलाई है तो 2 से 3 दिन में भी निकल जाता है। ब्लैडर वाला है थोड़ा सा 1 हफ्ता ले लेगा और किडनी स्टोन में पहुंचा है तो वही वो 2 महीना ले लेगा लेकिन निकलेगा। और प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे पेन आता है और ब्लड यूरिन आ रही है, इस पे भी हम लोग 2 से 3 दिन में यूरिन में अगर इंटरप्शन है, पेनफुल यूरिनेशन है, इसको इतनी जल्दी होम्योपैथी कवर से जितना एलोपैथी मेडिसिन नहीं कवर कर सकती है। प्रैक्टिकली किया हुआ और हम लोग के पास के डाटाज हैं और पूरा इसका प्रूफ है कि अब होम्योपैथी वाला वो जमाना हट गया जहाँ कहते थे कि स्लो काम करेगी, टाइम लेगी, पहले उभारेगी फिर घटाएगी। ये मिथ है, ऐसा रियल उसमें प्रैक्टिस में बिल्कुल भी ये सही नहीं है। फ्यूचर क्या है, मतलब आप किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? मैं अगर होम्योपैथी की बात करूं, खासकर गोरखपुर शहर में, क्योंकि ऐसा बेल्ट है जहाँ पर बिहार के भी लोग आ रहे हैं, खासकर ऐसा बेल्ट है कि भाई अगर नहीं इलाज मिल रहा तो भटकते बहुत हैं यहाँ के लोग, इतना सारा ऑप्शंस हैं कि भटकते बहुत हैं। और एलोपैथी की प्रॉब्लम ये है कि वो आपको कंफ्यूज बहुत करती है कि ये दवाई चेंज कर लीजिए, एमजी बढ़ा लीजिए। तो ऐसे में आप कितना अपना पर्सनल टाइम देके, पर्सनल अपनी नॉलेज लगा के होम्योपैथी पे काम कर रहे हैं? देखिए प्रभात जी, वास्तव में नो डाउट ये हमारी खुशकिस्मती है कि गोरखपुर के जिस बेल्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, ये कुछ लिगेंड्स ऑफ द होम्योपैथ के नाम से है। मतलब जिन्होंने होम्योपैथी का डंका यहाँ से लेके गल्फ कंट्रीज तक बजाया होगा। विश्वास मानिए कि डॉक्टर हेमंत कुमार जी हुआ करते थे, डॉक्टर सोहन लाल जी हुआ करते थे, ये लोग इतने अच्छे प्रैक्टिशनर हुआ करते थे कि लोग बताते हैं कि यमन के जो राजा हुआ करते थे वो भी इनसे कंसल्टेशन लेते थे। और तब के ज़माने में सोचिए ना फ्लाइट की सर्विसेज थी ना बाकी सब, तो कैसे रहते होंगे, कैसे लेते होंगे ये लोग। लेकिन उनके जाने के बाद से जो होम्योपैथी की फील्ड गोरखपुर में थी वो वैकेंट हो गई। 2010 में मैं दोबारा गोरखपुर में अपनी डिग्री कंप्लीट करके आया प्रैक्टिस करने के लिए। और जो हमारे गुरु थे डॉक्टर हसनिकम सर, उनसे मैंने जब पैर छू के आशीर्वाद लिया कि सर अब मैं जा रहा हूँ गोरखपुर प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने बोला कि सर हमारे लिए कोई राय चाहे, आप कुछ हमें सजेशन देना चाहें। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि बेटा वास्तव में गोरखपुर की फील्ड बहुत वर्सेटाइल है और डॉक्टर हेमंत कुमार सोहन लाल जी के बाद कोई ऐसा हुआ नहीं जो उस फील्ड को सर्वाइव कर सके। तो नो डाउट जाओ, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना और वो फील्ड
में लोगों का होम्योपैथी के ऊपर इतना फेथ है कि वो फेथ बनाने रखने की कोशिश करना जहाँ तक संभव हो सके, किसी को गलत एडवाइस नहीं देना और कोशिश करना सारे केसेस, जरूरी नहीं कि सही हो जाए। यदि एक डॉक्टर का ये भी बहुत बड़ा फर्ज होता है कि वो समय से मरीज को ये बता दे कि भाई आप इनके पास चले जाइए, ये ऐसे कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप परफेक्शन तो किसी के अंदर नहीं आ सकता सर, वो टाइम बीइंग के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे करके आप अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। नाउ डे मैं जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूँ वो क्वालिटी ट्रीटमेंट है। मैं कभी भी 20 मरीज से ज़्यादा देखना प्रेफर नहीं करता हूँ, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन की बात अलग है। अपॉइंटमेंट सिस्टम को मैंने गोरखपुर में स्ट्रिक्टली फॉलो किया है कि भाई एक मरीज अपॉइंटमेंट लेके आए और आफ्टर दिन तब वो दिखाए। अब हो सकता है शायद मरीज को ये बात न समझ में आती हो, वाई अपॉइंटमेंट इज़ नेसेसरी। तो धीरे धीरे करते करते मैंने 3 साल से अपना एप्लीकेशन भी रन करा लिया है और आजकल की डेट में जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ वो निरामिया होम्योपैथी ऐप है, जिसके थ्रू मैं लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसका मैंने वेब ऐप भी अवेलेबल है वेबसाइट पे। सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस करने में ये होता है प्रभात जी कि सपोज दैट किसी आदमी की सफरिंग है, उसने हमें सारी रिपोर्ट अपने पहले सबमिट कर दी है, उसने सारी सफरिंग को वॉइस मैसेज के फॉर्म में हमें दे दिया है, चाहे रिटन फॉर्म में दे दिया है, मुझे उसकी केस हिस्ट्री पे काम करने का मौका मिल जाता है। समय दे तो मैं केस स्टडी कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या हो चुका है, क्या क्या पैथोलॉजीज हो चुकी हैं, किस लेवल पे हमें काम करना है, क्या ऑर्गेनिक लेवल है या फिर फंक्शनल लेवल है या फिर मेंटल लेवल पे, फिजिकल प्लेन पे है, कहाँ पे मुझे इसमें क्या नहीं करना है, मेरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इस चीज़ के बारे में पहले से केस स्टडी कर चुके होते हैं, इसलिए वो केस जब आप फिर सामने फिजिकली या वर्चुअल मोड में मरीज की हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो काफ़ी इजी तरीके से कॉम्प्रहेंशन इजी हो जाता है, केस हिस्ट्री इजी हो जाती है, उस सिम्टम्स का एवेल्युएशन इजी हो जाता है, उसका रिपोर्टाइजेशन इजी हो जाता है, मेडिसिन का सिलेक्शन इजी हो जाता है, मेडिसिन की पोटेंसी क्या रखनी है। तो ये सारे काम एक टीम वर्क के तरीके से आप पहले से प्लान कर लेते हैं, ठीक है। उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और उसके बाद फिर जो बेस्ट मिनिमम मेडिसिन होती है आप दे दीजिए, वेट एंड वॉच करिए और फॉलो अप में आप विश्वास मानिए प्रभात जी कि मतलब ऐसे मैजिकल रिजल्ट आते हैं कि वो खुद भी नहीं समझ में आता, अच्छा होम्योपैथी इस लेवल पे भी काम कर रही है। हाँ, पेशेंट की सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। सेम दवा किसी मरीज में हो सकता है 10 दिन में रिस्पॉन्स देते हैं और सेम दवा किसी मरीज में हो सकता है 20 दिन इंतजार करना पड़े, किसी में 6-6 महीने तक भी इंतजार करना पड़ता है। तो होम्योपैथी इनिशियली लगता था, जैसे अभी डॉक्टर वंदना ने भी बताया, कि जल्दी काम करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोगों ने महसूस किया, लेकिन हर जगह जल्दी काम करे ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे सपोज दैट आप समझ लीजिए एक एनवायरनमेंट में 4 लोग रह रहे हैं और सभी के सामने एक ही इंसिडेंस हो तो चारों लोगों का रिएक्शन अलग अलग हो जाएगा। सेम उसी तरह से होम्योपैथी भी वर्क करती है। आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप अच्छे न्यूट्रिशन में हैं, आपका वर्कआउट बहुत बढ़िया है, आपके ऊपर होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरनल सिस्टम यदि स्ट्रांग है तो नो डाउट होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। क्वालिटी ट्रीटमेंट में भरोसा करिए, क्योंकि नो डाउट डॉक्टर वंदना ने अभी बताया कि वो क्वांटिटी ट्रीटमेंट में ज़्यादा भरोसा रखती हैं। भाई सिस्टम भी ऐसा है गवर्नमेंट सेक्टर में, आप ये तो बोलेंगे नहीं भाई हम आराम आराम से देखेंगे और आप वेट करिए और पता चले कि एक मरीज को हम 10 मिनट भी टाइम देने लगे तो 100 मरीज को देखने में हमारे बहुत लंबा टाइम लग जाए, सुबह से रात हो जाएगी। तो उनका चॉइस था क्वांटिटी ट्रीटमेंट का, दैट्स वाई उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर प्रेफर किया और मेरा प्लान था कि क्वालिटी ट्रीटमेंट का। नाउ अ डे बहुत ढेर सारे होम्योपैथ क्वालिटी ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें मेरे गुरु डॉक्टर हसनिकम सर कानपुर में काम कर रहे हैं। ओटेगा ने अभी काम बहुत दिनों से शुरू किया ब्राज़ील में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर पसरीचा दिल्ली में काम करते हैं, 10 ही मरीज देखते हैं। तो हमें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल मत करिए, ज़्यादा बेटर है कि एक जगह बैठ के काम करिए और उस क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करिए। केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर, हर एक आदमी में दवाइयाँ अलग अलग होती हैं और यदि मेरी आवाज़ को कोई बिगनर या होम्योपैथिक डॉक्टर सुन रहा हो तो उसके लिए मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, हर दिन हर समय आपको सीखने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है और एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी होम्योपैथी सीखने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे सर बोलते थे और जो मैं आज की डेट में फील कर रहा हूँ। एक जन्म होम्योपैथी सीखने के लिए कम पड़ जाएगी यदि आप सही तरीके से होम्योपैथी सीखना चाहते हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि सही होम्योपैथी आप करिए, आप ऑर्गेनॉन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, ठीक है। कभी भी दवाइयों की मिक्सिंग ना करिए, ठीक है। और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करिए जिस ट्रीटमेंट को आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है सारी चीज़ें सही हो जाएं, आप नहीं सही होने वाला मरीज है उसको सही जगह भेज दीजिए। जो भी होम्योपैथी में जो सबसे बड़ी लैकिंग सिस्टम है सर, वो रेफरल सिस्टम की है। हर एक आदमी समझता है मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर लेता हूँ और यही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है।
आज की डेट में हम भी यदि कहीं फंसते हैं या फिर हमसे भी कोई केस सॉल्व नहीं होता तो मैं अपने हायर सेंटर पे रेफर कर देता हूँ। मैं अपने सीनियर मोस्ट डॉक्टर हर्षद को रेफर कर देता हूँ। कभी वो फंसते हैं, चाहे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो अपने फादर को कर दिया करते थे, जो कि आज नहीं है, डॉक्टर जेसी निगम सर को। तो होम्योपैथी आज की डेट में डिजिटलाइज्ड फॉर्म में यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। मैं भी उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर हेमंत कुमार और सोहन लाल जी के बारे में, आज की डेट में यदि हम देखना चाहें कि पर्टिकुलर बीमारी पे डॉक्टर साहब ने क्या दवा दी थी और हमको यदि उसे अपने रिसर्च में इंक्लूड करना हो तो मेरे पास कोई डेटा नहीं, बेस नहीं है। मैं अपने सारे काम को अपने डेटा बेस के साथ रखता हूँ सर। मेरे एप्लीकेशन पे सारे मरीजों के डेटा अपलोड रहते हैं। वो आज नहीं, आज के 100 साल 200 साल बाद भी कोई रिसर्च के पर्पज से उस डेटा को यूज़ करना चाहे तो ज़रूर यूज़ कर सकता है। यदि वो देखना चाहे कि आज से 100 साल पहले डॉक्टर अतुल ने किडनी स्टोन में क्या दिया, फाइब्रोडिनोमा में क्या दिया, कैंसर के केसेस में क्या दिया था, या फिर ब्रेन ट्यूमर के केसेस में क्या दिया था, यूट्राइन फाइब्रॉइड में क्या दिया था, गैस्ट्रो के केसेस में क्या दिया था, तो उसको वो सारी इन्फो, और हमारे पास तो एनालिसिस है सर। आज की डेट में जिस इरा में हम लोग काम कर रहे हैं, फिल्टर ऑप्शन है। अब गैस्ट्रिक आपने फिल्टर डाला और अब उसमें सारी जितने भी केसेस में गैस्ट्रिक वर्ड आया होगा सारी चीजें आपके सामने। आपने आर्सेनिक हेल्प मेडिसिन डाली, सारे फिल्टर आपके सामने कि कितनी दवाइयों में, कितनी बीमारियों में आपने आर्सेनिक हेल्प यूज किया। तो नाउ अ डे बिगनर्स को भी मैं ये बात बताना चाहूंगा और बाकी लोगों को भी ये बात बताना चाहूंगा कि आप अपनी केस हिस्ट्री को संभाल के रखिए, उसको डिजिटल फॉर्म में रखिए। नहीं आपके पास एप्लीकेशन, मेल पे डाल दीजिए, क्योंकि वहां से नहीं कहीं जाएगा। ठीक, और मेल की बहुत कैपेसिटी है। तो हमें लगता है कि क्वालिटी ट्रीटमेंट में मैंने धीरे धीरे करते करते यूरोप, यूएस, कनाडा, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका तक भी मैं पहुंच गया। और ढेर सारे कंट्रीज में ऐसे मरीज हैं जो हमसे डायरेक्टली कंसल्ट करते हैं। कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ की होम्योपैथी नहीं है, जस्ट लाइक आज की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में धीरे धीरे वहाँ हो रही है। ऐसे लोगों को दवाइयाँ वहाँ अरेंज करना भी दिक्कत वाली बात होती है। कुछ लोगों की दवा मैं सेंड कर देता हूँ। अभी कुछ लोगों को यूएस में मुझे दवा सेंड करनी थी तो पता चला वहाँ 15 डेज के लिए मेडिसिन क्वारंटीन की जाती है। तो मरीज को पहले बताना पड़ता है कि भाई कम से कम आपकी दवा 1.5-2 महीने में पहुँचेगी। उसके लिए पहले क्रॉनिक केसेज में ही बेचारे वेट कर पाते हैं, एक्यूट केसेज में कोई ऑप्शन नहीं बचता। आज की डेट में ज़रूरत है होम्योपैथी को उस प्लेटफॉर्म पर ले जाने की जहाँ बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। यदि एलर्जिक राइनाइटिस कोई बोले, कोई भाई आप ये से बोले कोई एलर्जी ठीक होती है, सीधा सवाल नहीं। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग पे रखना पड़ता है, जिंदगी भर खानी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। प्रॉपर तरीके से मरीज यदि डॉक्टर की बातों को फॉलो करे और यदि अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेशन, मैं अपने की बात नहीं, नॉट ओनली मी, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहे तो नो डाउट इस तरह की इनक्योरेबल बीमारियां, इनक्योरेबल इन टर्म्स ऑफ एलोपैथी, इनक्योरेबल बीमारियां ठीक की जा सकती हैं, कंप्लीटली ठीक की जा सकती हैं विथ डेडिकेशन एंड डिवोशन फ्रॉम बोथ साइड, पेशेंट की तरफ से भी और डॉक्टर की तरफ से भी। सर एक सवाल एक आ रहा है दिमाग में कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट तो शायद नहीं होते होंगे बहुत सारी दवाइयों पर, जैसे मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, जैसे वहाँ मान ली साइड इफेक्ट नहीं है पर कुछ फायदा नहीं होता है मरीज को, आज नहीं तो कल वो दवाइयाँ गर्मी कर जाएं किसी को, बहुत सारी। होम्योपैथी के फायदे क्या है? सपोज कि कोई जाना चाहे एलोपैथी की तरफ, कुछ भी हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, एलोपैथी की तरफ आगे, अगर वो होम्योपैथी चूज कर ले तो क्या फायदे उसके बॉडी में रहेंगे? मतलब उसको कुछ और प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये श्योरिटी होम्योपैथी देती है ना? देखिए, दो चीज़ें हैं आज की डेट में, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे सपोज दैट कोई मरीज कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहा है, उसकी हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, नो डाउट हार्ट की दवाइयाँ जो चला रहा होगा डॉक्टर, वो कोई कार्डियोलॉजिस्ट ही होगा जिसकी हार्ट के बारे में विशेषज्ञता और जानकारी हमसे बहुत ज़्यादा होगी। तो कई मरीज हमसे भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये हार्ट की दवा हम खा रहे हैं और ये दिक्कत और मुझे पेट की हो रही है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं कभी भी किसी भी मरीज की, खास करके क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मेडिसिन के टर्म में, ऑर्गेनिक डिजीज़ के टर्म में मैं मेडिसिन उसकी बंद नहीं करवाता हूँ। क्योंकि नो डाउट सपोज दैट किसी को पेसमेकर लगा हुआ है, चाहे किसी को वॉल्वुलर डिजीज़ है, किसी को कुछ और सीवियर डिजीजेज हैं, तो ऐसे कंडीशन में यदि हम उसकी मेडिसिन को इंटरप्ट करते हैं तो ये लाइफ थ्रेटेंड प्रोसेस हो जाएगा। एलर्जी से तो बेचारा नहीं मरेगा, लेकिन हार्ट की वजह से वो मर सकता है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना, ये आपकी लिमिट्स मालूम होनी चाहिए। तो एक मिथ है कि होम्योपैथिक दवाइयों के साथ एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खा सकते, जबकि ऐसा नहीं है। आप होम्योपैथिक दवाइयों के साथ एलोपैथिक दवाइयाँ जरूर खा सकते हैं। एक डिफरेंस की बात होती है, हाँ, एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए 2 दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। जैसे सपोज दैट यदि आप एलर्जी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, यदि हमारे पास कोई ब्रोंकियल अस्थमा का मरीज आता है और बोलता है कि सर हम इसे कम्प्लीटली रिकवर करना चाहते हैं, तो मैं उसे ये बोलता हूँ, देखो भाई मैं ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन एक्यूट फेज में जब आप आओगे, ऐसे समय में यदि आपको एलोपैथी चूज करना पड़े तो आप कर लेना, क्योंकि आपकी ट्यूब चोक हो जाए और आपको ऑक्सीजन की सीवियर डिफिशियंसी हो जाए और आप मर जाएं, तो ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। एक्यूट फेज मेंटेन करने के लिए, चाहे एक्यूट फेज का ट्रीटमेंट करने के लिए यदि वो एलोपैथिक कंसल्टेशन चाहता तो नो डाउट उसे जरूर करना चाहिए। हमारा पर्पज मरीज को ठीक करना, उसकी जान बचाना है, न कि मरीज की जान लेना है।
लिमिट सबको मालूम होनी चाहिए। रही बात एक ऐसा ट्रीटमेंट जब कोई मरीज लेता है जिससे एलोपैथिक मेडिसिन खा रहा है जिससे फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, तो ठीक है वो ले सकता है, इट्स ओके। किसी भी मेडिसिन जो होती है ना सर वो ड्रग होती है, ठीक है, और ड्रग किसी भी फॉर्म में किसी न किसी जगह किसी न किसी ऑर्गन को जरूर इफेक्ट करती है। शॉर्टर ड्यूरेशन में नहीं करेगी तो लॉन्गर ड्यूरेशन में करेगी। किसी ने पैरासीटामोल खा लिया तो कोई जरूरी थोड़ी कि उसको कोई दिक्कत हो जाए। हाँ, ये जरूर बात है कि बहुत दिनों तक यदि पैरासीटामोल खाता है तो ये उसको साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है। तो कुछ मेडिसिन कंपैरेटिवली सेफ भी होती है, कुछ मेडिसिन टॉक्सिक भी होती है, और सारी मेडिसिन जो भी आप एलोपैथी की कंज्यूम करते हैं वो लीवर में ही जाके डिटॉक्सिफाई होती है, ठीक है। तो आज की डेट में हम तो मतलब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को, जरूरी नहीं है सबका ट्रीटमेंट किया ही जा सके, तो मैं यूट्यूब चैनल पे भी नॉर्मल बीमारियों के लिए लोगों को दवा सजेस्ट कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब पे चैनल है डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, उसको जरूर मैं आप लोगों से बोलूँगा कि जरूर से लॉगिन करिए, उसे सब्सक्राइब करिए। आपको वहाँ मिलेगा कि सपोज दैट एक बच्चे को सर्दी जुकाम हो रहा है, आप डॉक्टर को कंसल्ट क्यों करें, अभी जस्ट शुरू हो रहा है, आप दवा दे दीजिए, ठीक हो जाएगा वो। हाँ, दिक्कत होती है तो श्योरली आप डॉक्टर से विजिट करिए। तो हमें लगता है कि पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत है। एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, श्योरली कुछ दिनों तक ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रॉनिक डिजीज की जब आप बात करते हैं तो एक बार होम्योपैथी की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। और एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत बुरे नहीं है, तो कुछ हद तक तो बुरे होते हैं। कोई भी मेडिसिन सेफ नहीं है। हाँ, डिपेंड ये करता है कितनी क्वांटिटी में आपने ली। और हम अपनी दवाइयों के साथ यदि कोई क्रिटिकल डिजीज की एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रही, मैं कभी उसे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, नेवर। आपने सारे जो आपके क्लिनिक्स हैं उनको आपने ऑनलाइन कर दिया, सारा हिस्ट्री आप अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, कल कोई चाहे तो रिसर्च के लिए यूज़ भी कर सकता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है सर? सर जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि बहुत से लीजेंड ऑफ होम्योपैथ हुए हैं जिनके हम यदि लिटरेचर को पढ़ना चाहें, कुछ लोगों ने बुक्स लिखी लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने बुक्स नहीं लिखी। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, आप भी सुनकर सरप्राइज होंगे। कानपुर में परेड नाम का एक चौराहा है, उसके में एक लेमैन होम्योपैथ बैठा करते थे, आई डोंट नो उनका नाम भी मुझे नहीं याद है, और वो केवल न्यूरोफाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट करते थे। सीढ़ियों के नीचे छोटी सी दुकान हुआ करती थी उनकी। जितने लोग न्यूरोफाइब्रोसिस के बारे में जानते हैं वो लोग जरूर जानते हैं वो बीमारी ठीक नहीं होती है, लेकिन वो डॉक्टर, वो झोला छाप डॉक्टर, सो कॉल्ड लेमैन डॉक्टर जो ही कह लीजिए, वो न्यूरोफाइब्रोटोमा का बहुत अच्छा इलाज करते थे सर। और उनके मोर देन 70-80% मरीज ठीक हो जाते थे। आज की डेट में यदि हमें ये जानना हो कि डॉक्टर साहब न्यूरोफाइब्रोटोमा में क्या यूज करते थे, क्या हमें मालूम चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। तो ये ज्ञान तो उनके साथ चला गया सर। आज की डेट में डिजिटलाइजेशन इसीलिए जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं, गलती करके सीखने में कोई मजा नहीं है। हम किसी के सीखने को वहां से प्रमोट करें जहां से हमने गलती की, सामने वाले को करने से रोक दें। बिल्कुल। तो डिजिटलाइजेशन इसीलिए जरूरी है कि आज की डेट में कोविड पैंडेमिक में आपने देखा, लॉकडाउन जैसी कंडीशन भी लोगों ने झेली, मरीज अचानक गायब हो गए, जो हार्ट के मरीज थे डॉक्टरों से दिखाना बंद कर दिए, फिर भी बेचारे सर्वाइव कर गए, कुछ चले भी गए। तो ऐसे समय में टेलीमेडिसिन और बाकी सब के थ्रू लोगों ने कंसल्टेशन भी प्रोवाइड किया, हम लोग भी उसी ट्रैक पे आ गए। फिर एक बार समझ में आने लगी कि डिजिटलाइजेशन के 4 बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। पहला इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आप ये डिजिटलाइजेशन के फॉर्म में आ जाते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप विश्वास मानिए, एक अभी कुछ दिन पहले, मतलब मैं कभी बिलीव भी, युगांडा से एक मरीज ने फ़ोन किया, वो मेरे लिए अननोन, कभी मैंने किसी मूवी में नाम सुना था, ठीक है। आजकल की डेट में फिनलैंड से ढेर सारे मरीज मेरे कंसल्टेशन में। कुछ लोग तो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो मुझे समझ में भी नहीं आती, उसमें गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लेना पड़ता है। तो ये डिजिटलाइजेशन की वजह से है सर। जब ये पॉलन का टाइम आता है तो वेस्टर्न यूएस में एलर्जिक राइनाइटिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस एक बहुत कॉमन सी बीमारी हो जाती है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इससे सफर करते हैं। उन बेचारों को तो ये मालूम ही नहीं है कि ये बीमारी सही भी होती है। 2-4 मरीज मेरे कंसल्टेशन में थे जो सही हुए, उसके मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट वहां से आते हैं जिनको लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यही बता, डिजिटलाइजेशन का जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि आप दुनिया के उस कोने तक पहुंच सकते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रिसर्च के वर्क में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिसर्च के वर्क में भाई हमने जो किया वो हमने एक जगह उसको इस फॉर्म में रख दिया कि वो दुनिया में कभी भी आदमी आज से 100 साल 200 साल बाद भी यदि उसे खोजना चाहे तो उसे खोज सकता है। उसे ये मालूम चल जाएगा कि वो जो परेड वाले डॉक्टर साहब दवा क्या देते थे न्यूरोफाइब्रोसिस, वो तो उसे नहीं मालूम चलेगा, लेकिन उसे ये जरूर मालूम चलेगा कि हाँ डॉक्टर अतुल आज से 2010 में क्या दवा देते थे, 2005 में क्या दवा देते थे, 2020 में क्या दवा देते थे एक पर्टिकुलर बीमारी में। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेल्फ इवेल्युएशन का मौका मिलता है सर, कि आज से 10 साल पहले की प्रैक्टिस मेरी क्या थी, 5 साल पहले की प्रैक्टिस क्या थी, प्रेजेंट टाइम में क्या थी, तो क्या ये अपग्रेड हो रही है, डिग्रेड हो रही है, या फिर इसको कंपेयर करके मुझे और कुछ इंप्रूव करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर,
हम फाइल के रूप में अपने जितने भी डेटाज रखते हैं वो कहीं इधर उधर हो सकते हैं। डिजिटलाइज्ड फॉर्म में यदि हमें किसी मरीज को क्या डेटा निकालना, बस मैंने उसका नाम फीड किया, सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल हैं, उसके रिपोर्ट्स को मुझे देखना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। किसी मरीज का मुझे टेस्ट करवाना है, मैंने उसको मैसेज कर दिया कि भाई आप कर लीजिए। कई बार ऐसे होते हैं जैसे सपोज दैट केस हिस्ट्री है, मिस हो गई, मैंने उसको वॉइस फॉर्म में रख लिया, 2-3 जगह सेव कर दिया, कहीं मिस होने के चांसेस नहीं। फिल्टर का सबसे अच्छा एडवांटेज है कि किस किस बीमारियों में कौन कौन से ग्रुप की दवाइयाँ यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो नाउ अ डे डिजिटलाइजेशन इज नीड ऑफ द डे और नीड ऑफ द टाइम। इसीलिए आजकल की डेट में मैं अपने फेसबुक पेज पे भी मैं कोशिश करता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता, फेसबुक पेज पे भी एक्टिव रहूँ। जनरल हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैंने अपना यूट्यूब का चैनल फॉलो किया, मैंने शुरू किया और उसमें भी लोगों को एजुकेट करता रहता हूँ कि भाई आपके लिए वर्कआउट क्यों ज़रूरी है, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, आप बीमार होकर डॉक्टर के पास इलाज करवाना क्यों चाहते हैं, आप बीमार होने से पहले क्यों नहीं बच जाते हैं। और स्लाइटली यदि आप बीमार होते हैं तो आप कैसे समझ सकें कि आप बीमार होने जा रहे हैं, लंबे लपेटे में ना पड़िए, हल्की फुल्की दवाइयों से ठीक हो जाइए। क्योंकि सर आज की डेट में 2 इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आपका सबसे ज़्यादा पैसा कंज्यूम कर सकते हैं। आई एम टेलिंग फॉर द मिडिल क्लास सोसाइटी, ऑल्सो फॉर लोअर क्लास। आज की डेट में सर शिक्षा फ्री हो जाए, शिक्षा पे किसी आदमी को 1 रुपया ना खर्च करना पड़े और स्वास्थ्य पे ना खर्च करना पड़े, तो वो आदमी गोरखपुर जैसे शहर में 10,000 रुपये में बहुत अच्छे से जी खा लेगा। तो ज़रूरी ये है सर कि हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पे निर्भरता जो हमारी है, जो बजट है, उसको यदि मिनिमाइज करने में सफल रहे, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर निर्भरता लोगों की खत्म हो जाए। बिल्कुल। एक मैसेज सर आपके लिए, आपकी तरफ से, गोरखपुर में जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, मैम आप भी एक सलाह सर आपकी तरफ से कि जो नॉर्मल लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनके लिए, कि वो कैसे आपसे नॉर्मली कंसल्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी परेशानियां शेयर कर सकते हैं, और अगर वो इस अवेलेबल नहीं हो पा रहे किन्हीं कारणों से ऑनलाइन या मैं कहूँ ऑफलाइन, तो कैसे वो दोनों माध्यमों से आप जुड़ सकते हैं। सर मैं पिछले 12 सालों से मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ गोरखपुर में, और मेरी जो क्लिनिक है उसका नाम निरामया मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक है, जो कि मिलनपुर में डीआईजी बंगले के पास। मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक वहाँ अवेलेबल रहता हूँ। मेरी ढेर सारी ब्रांचेस थी जो धीरे धीरे मैंने करके शिफ्ट कर दिया, जबकि मुझे ये समझ में आने लगा कि अवेलेबिलिटी एक जगह रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, आप हमेशा अवेलेबल रहें। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो नो डाउट आप मेरे एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि मैंने बताया निरामया होम्योपैथी, ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। निरामया होम्योपैथी करके मेरी वेबसाइट भी है, उस पर भी है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, गूगल पे आप मेरा नाम सर्च कर लीजिए तो भी आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लिनिक का एड्रेस भी मैंने बता दिया। फ़ोन के थ्रू यदि आप टेली मेडिसिन के थ्रू कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे प्रॉपरली कंसल्ट करिए। यदि कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो उसके लिए आप मुझे टेली मेडिसिन के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, नंबर 7007205535। तो मल्टीपल वे है जिस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। गोरखपुर के हमारे प्यारे श्रोताओं के लिए जो सबसे बड़ा मेरा मैसेज है वो यही है, दोस्त बीमार होकर ज़िंदगी जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। बीमार होने से पहले अपनी बीमारी को समझिए और कोशिश करिए कि आप बीमार ना हो। एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। बिना परिश्रम के ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है, एक अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं मिलेगा आपको। बीमार होकर ज़िंदगी गुजारने में, डॉक्टर खेलने में, चाहे डॉक्टरों के चक्कर लगाने में कोई बेनिफिट नहीं है। आप सुबेरे अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे के लिए इम्पॉर्टेंट 2 घंटे अपने आप को दे दीजिए। विश्वास मानिए मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों से आप रिकवर कर जाएंगे। ओल्डर एज और जेरियाट्रिक कंप्लेन तो सबको होनी है, उससे ना हम बच पाए हैं ना आप बच पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि हम उन बीमारियों को 40 साल में ही क्यों शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हम टालने की उसको कोशिश करें। 2 घंटे अपने लिए दीजिए, केवल करना केवल इतना है, आपको 5 to 6 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट करनी है, आपको मेडिटेशन करना है और योगा करना है। इतने से ही सर बहुत कुछ ठीक हो जाएगा और आपको डॉक्टर की ज़रूरत शायद कम से कम पड़े। रही बात यदि कभी ज़रूरत पड़े मेरी नीड, देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैम एक सवाल मेरा आपसे ये है कि होम्योपैथी की ज़रूरत क्यों है हमारे वर्ल्ड को भी, है ना, ऐसे एरा में, और एक सलाह आपकी तरफ से, चूँकि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखती हैं, तो अलग अलग टाइप्स देखती हैं आप, तो एक टिप और क्यों होम्योपैथी की बहुत ज़रूरत है अभी इस वक्त हमारे समाज को, लोगों को। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज जो ये मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है रेडियो सिटी से, एक अवेयरनेस में एक मैसेज के थ्रू ये देना चाहूँगी मेरे सुनने वालों को कि होम्योपैथी को अभी भी, हालांकि होम्योपैथी ने बहुत स्कोप अपना बढ़ाया है, अवेयरनेस लोगों की होम्योपैथी के प्रति बहुत बड़ी है, लेकिन अभी भी होम्योपैथी एक ऑप्शनल चॉइस है, जिसको मैं चाहती हूँ फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए थी। केस खराब करके फिर आप होम्योपैथी को करें, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, नहीं सारे केसेस में, लेकिन जैसे जो कॉमन केस है जो होम्योपैथी के थ्रू बेटर वो कर सकते हैं।
आप प्राइवेटली भी डॉक्टर्स को कर सकते हैं, आपके पास नहीं उतना वो है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में आइए। जैसे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मेरी मैम है डॉक्टर मीना पुष्कर दोहरे, जो गोरखपुर के होम्योपैथिक ग्रुप की लीडर है हमारी। सरकार के थ्रू अब होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन, हर तरह की दवाएं आ रही हैं। आप सरकारी में आइए, प्राइवेट में जाइए, लेकिन होम्योपैथी के लिए स्कोप बढ़ाइए। रही बात आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा मुझसे कि होम्योपैथी की जरूरत क्यों है, होम्योपैथी की जरूरत इस वजह से भी है कि एलोपैथिक की वे के थ्रू ट्रीटमेंट लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली, एक्सपेंसिव और नॉट इजी अवेलेबल, स्पेशली फॉर द रूरल पीपल्स। गांव के लोगों के लिए बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है वो। आप होम्योपैथी में आइए, उसको फर्स्ट चॉइस बनाइए, चांस दीजिए और जागरूक होइए कि होम्योपैथी आप हर चीज़ के लिए आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकती है, प्लस आपको फाइनेंशियली, मेडिसिनली हर तरह से आराम दे सकती है। होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाले मेरे सारे सीनियर्स को मेरा सादर प्रणाम, मेरे कलीग्स को मेरा प्रणाम और मेरे जो जूनियर्स हैं उनके लिए मेरे ढेर सारी ब्लेसिंग। दोस्तों, आज की डेट में जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं वहाँ से होम्योपैथी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने होम्योपैथी ज्वाइन की थी तब आयुष डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। नाउ-अ-डे आप लकी हैं कि आयुष डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया और गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। गवर्नमेंट को भी ये लगने लगा है कि यदि हम इसको बढ़ावा देंगे तो नो डाउट उनके बजट में ढेर सारी कटौती की जा सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप इथिकल ना होइए, आप पहले से माइंडसेट ना बनाइए। आप होम्योपैथी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए मरीजों को रिकमेंडेड दवा दीजिए जो बेस्ट पॉसिबल और सेम दवा हो। नो डाउट वो काम करती है। पहले हमें खुद फेथ बनाना पड़ेगा, तब दूसरों से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। एक बार खुद के ऊपर फेथ बनाइए और देखिए वो मज़ा आएगा जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं महसूस किया होगा। तो एक सही तरीके से होम्योपैथी को आगे बढ़ाते हैं और उन सब जगह स्कोप तलाशने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्कोप है। उन सारे स्कोप को एक बार समराइज करते हैं। विश्वास मानिए, आने वाला समय आयुष का है।